हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद। मैं शुभम आप लोगों का स्वागत करता हूं लर्न विद शुभम में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बीएसएससी का, और इसमें सिर्फ 75 जीके जीएस क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अगुल्लाहास। अगुल्लाहास धारा जो है ये हिंद महासागर की गर्म जल धारा है। वहीं क्यूराइल धारा जो है ये प्रशांत महासागर की जल धारा है और ये ठंडी जल धारा है। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है। फ्लोरिडा और कनारी धारा जो है ये दोनों अटलांटिक महासागर की जल धाराएँ हैं। फ्लोरिडा गर्म जलधारा तथा कनारी जो है ठंडी जलधारा है, और ये दोनों अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। बौद्ध ग्रंथ मंझिम निकाय किस भाषा में है? तो ये जो मंझिम निकाय है सूत पिटक का निकाय है। सूत पिटक 5 निकाय में बट गया था जिसकी रचना आनंद ने की थी। तो ये पाली भाषा में है। मंझिम निकाय पाली भाषा में है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है? अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 जे, अनुच्छेद 243 आई या अनुच्छेद 243 के? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243 आई। वही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राज्य वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति स्वीडन से मानी जाती है। वही ओम्बुड्समैन को भारत में केंद्र स्तर पर, अगर केंद्र स्तर पर पूछे तो केंद्र स्तर पर इसको लोकपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकपाल। वहीं राज्य स्तर पर इसे लोकायुक्त कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा राज्य स्तर पर लोकायुक्त, वहीं केंद्र स्तर पर लोकपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) या सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? 71वां संविधान अधिनियम 1992 या 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 92वां संशोधन अधिनियम 2005 या 97वां संशोधन अधिनियम 2011? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 97वां संशोधन अधिनियम 2011। आप लोग भी आंसर करते जाइए और देखिए कि 75 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना मार्क्स आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी खुशहाल जो होता है विश्व खुशहाल रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट की अनुसूची में 146 सदस्य देशों को शामिल किया गया था। ये सही है, 146 सदस्य को शामिल किया गया था। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। ये भी सही है, फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पर है। इस सूची में भारत 136वें स्थान पर है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन तीनों सही है, तो यानी उपयुक्त सभी। वहीं अगर यूएसए का पूछ दे तो यूएसए का इसमें 16वां स्थान है। पाकिस्तान का, तो दोस्त पाकिस्तान का हमसे ऊपर है, यानी 121वां स्थान। खुशहाली में 121वां स्थान पर पाकिस्तान है। वहीं चीन जो है 72वां स्थान प्राप्त किए हुए है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थांग टा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? थांग टा मार्शल आर्ट, तो इसका आंसर होगा ये मणिपुर से है। पश्चिम बंगाल में अगर मार्शल आर्ट के बारे में पूछ दे तो लाठी खेला, पश्चिम बंगाल लाठी खेला वहाँ का मार्शल आर्ट है, लाठी खेला। पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो
मार्शल आर्ट है, ये है गतका, गतका। वहीं केरल, केरल का है तो को से केरल, और ध्यान रखिएगा को से है कलाटीपयट्टू, कलाटीपयट्टू। कलाटीपयट्टू केरल का है, को से केरल, को से कलाटीपयट्टू। अगला क्वेश्चन है गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोपेन खान दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी खान है जो टीन के लिए प्रसिद्ध है। गोपेन खान विश्व की सबसे बड़ी खान है जो टीन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या है? तो रूस और फिनलैंड के बीच, तो रूस और फिनलैंड के बीच मेनरहिम रेखा है। वह 49वीं समानांतर रेखा और मेंडेसिन रेखा, ये दोनों जो है यूएसए और कनाडा के बीच है, यूएसए और कनाडा, ये दोनों 49वीं समानांतर रेखा और मेंडेसिन रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच है। वहीं हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच है, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो जनजाति की संख्या जो संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.60% है। बथुकुंबा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकुंबा उत्सव जो है दोस्तों तेलंगाना में मनाया जाता है। नागालैंड का जो उत्सव प्रमुख उत्सव है वो हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल महोत्सव। केरल का, अगर केरल का पूछ दे तो ओनम, ओनम प्रमुख उत्सव मनाया जाता है। और तमिलनाडु का पोंगल। तो इन सभी को आपको याद रखना है। बथुकुंबा के जगह हॉर्नबिल अगर पूछ दे तो नागालैंड, पोंगल पूछे तो तमिलनाडु, और ओनम अगर पूछ दे तो केरल राज्य। अगला क्वेश्चन, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? जल मंदिर जो है दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है, तो ये पावापुरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पचूला। अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा जो है ये अनुजा प्रियदर्शनी इसका पूरा नाम है, ये महावीर स्वामी की पुत्री थी। वहीं अगर महावीर स्वामी की माता जो है वो त्रिशला थी, और यशोदा पत्नी। तो महावीर स्वामी के बारे में अगर पूछ दे तो ये महावीर स्वामी के बारे में पूरा दिया हुआ है जैन धर्म के बारे में। तो महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी, त्रिशला जो है माता थी, और यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी थी। वहीं स्त्री संघ की जो अध्यक्षता किया था वो पुष्पचूला ने की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर निम्न में किस शैली में बना हुआ है? तो उत्तर भारत में जो मंदिर का निर्माण जो किया गया था उसको नागर शैली कहा जाता था। तो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, तो ये नागर शैली में होगा। और नागर शैली में जो मंदिर का निर्माण होता है ये चतुष्कोणीय होता है, ध्यान रखिएगा, चतुष्कोणीय। वहीं बेसर शैली, बेसर शैली जो होता है ये नागर और द्रविड़ शैली के संयुक्त शैली को जो है बेसर शैली कहा जाता है। और इस मंदिर की जो आकृति होती है ये अर्धगोलाकार होता है, तो ध्यान रखिएगा ये अर्धगोलाकार होता है। और वहीं जो द्रविड़ शैली होती है ये वर्गाकार गर्भगृह पर पिरामिड के आकार का बनाया जाता है, द्रविड़ शैली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। नूनीज पुर्तगाली यात्री था, बिल्कुल सही है, जो अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत आया था। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में आया था और इटली के वेनिस के रहने वाले थे, ये भी सही है।
निकोलो कांटी ये भी इटली के रहने वाले थे। डोमिंग पायस और बारबोसा ये दोनों भी इटली के ही रहने वाले थे, तो ध्यान रखिएगा डोमिंग पायस और बारबोसा। डोमिंग पायस या बारबोसा ये तुर्की के नहीं थे, ये दोनों पुर्तगाली थे। ये दोनों भी कहाँ के थे? तो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली यात्री थे, डोमिंग पायस या बारबोसा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव। वहीं प्रथम ग्रैंड मास्टर जो थे विश्वनाथ आनंद थे। प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। और विश्वनाथ आनंद के बारे में अगर पूछा जाए तो विश्वनाथ आनंद की बायोग्राफी माइंड मास्टर है, तो ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? नहीं है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा उरुग्वे। बाकी पराग्वे, ब्राज़ील और चिली ये तीनों मकर रेखा पर स्थित है, लेकिन उरुग्वे मकर रेखा पर स्थित देश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। वहीं न्यूयॉर्क में यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। WTO का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो जेनेवा में, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नाटो का अगर पूछते तो ये ब्रुसेल्स में है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए जो राजवंश था वो चोल राजवंश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? इसका सही आंसर होगा शिवाजी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो चुनार दुर्ग पर जिस समय चुनार पे शेरशाह सूरी शासन कर रहे थे, उनके अधिकार में था, तो उन पर आक्रमण जो किए थे हुमायूं 1532 ईस्वी में किया था। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कलिंजर पर आक्रमण किया था, जो कि पहला अभियान था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए है सुमित अंतिल, देवेंद्र झंझरिया, हारद कुमार या प्रमोद भगत। इसका सही आंसर होगा देवेंद्र झंझरिया। पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी जो है देवेंद्र झंझरिया बने हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, तो ये गलत है। तो देखिए कौन एक सुमेलित है, यहाँ पे सही चुनना है। तो ऑप्शन ए गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, ये भी गलत है। पहला युद्ध और निर्णायक रहा था, दूसरा में हैदर अली हार गए थे। तीसरा में है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, तो ये भी गलत है आपका। वहीं है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ, वो युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ, तो ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो पेटागोनिया जो है अर्जेंटीना में अवस्थित है। पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 26। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? तो ताबो मठ जो है स्पीति घाटी में अवस्थित है। वहीं कुल्लू घाटी जो है ये इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। कुल्ली घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। न्योरा घाटी जो है ये दार्जिलिंग में अवस्थित है। वहीं चुम्बी घाटी जो है भारत यानी सिक्किम,
भूटान और नेपाल के मिलन बिंदु पर स्थित है चुम्बी घाटी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो बी आर अम्बेडकर जो हैं वो क्या थे, तो अध्यक्ष थे प्रारूपण समिति का। प्रारूपण समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर थे। वहीं एच सी मुखर्जी जो है उपाध्यक्ष थे संविधान सभा का। तो देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में। वहीं टीटी कृष्णमाचारी जो है सदस्य थे प्रारूपण समिति के, सदस्य थे ये, ध्यान रखिए आप। बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे प्रारूपण समिति के, वहीं टीटी कृष्णमाचारी सदस्य थे प्रारूपण समिति के, और राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर किसमें होगा, 1, 4, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की आकलन किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी ने किए थे। इन्हें वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, दादा भाई नेरोजी को वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य जो इथेनॉल संवर्धन नीति लागू किया है कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी बिहार या झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अपना बिहार। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ा घाट पर जो जलप्रपात स्थित है आपको बताना है दोस्तों। ए ऑप्शन नंबर दुग्धधारा, बी है चुलिया, सी डुडुमा या डी धुआंधार। तो इसका सही आंसर होगा धुआंधार। चुलिया जलप्रपात जो है ये राजस्थान में है चंबल नदी पर। चुलिया है चंबल नदी पर। दुग्धधारा जो है ये नर्मदा नदी पर है। दुग्धधारा नर्मदा नदी पर है। और डुडुमा जो है मच्छुकंड नदी पर है। मच्छुकंड, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है तो आप लिखना चाहिएगा तो नोट कर लीजिए, नहीं तो ध्यान रखिएगा। मच्छुकंड नदी पर स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बकरी, बी खरगोश, सी भेड़ या डी इनमें से कोई नहीं। तो अंगोरा ऊन जो है वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा खरगोश। वहीं बकरी से जो है पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है, पश्मीना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? उसकी प्रति इकाई उत्पादन लागत का, या पूंजी का उत्पादन ह्रास तथा उत्पादन की मात्रा का अनुपात, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है, बी गलत है, लगी हुई कार्यशील पूंजी तथा उत्पादन की मात्रा का अनुपात। तो डी भी गलत है। इसका सही आंसर होगा सी, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सही युग्म सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है आपको। बेसेल सभा, क्या बेसेल सभा जैव विविधता संरक्षण पर है? तो नहीं, ये आपका गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से, तो नहीं, ये ग्रीन हाउस से संबंधित है। ग्रीन हाउस संरक्षण, ग्रीन हाउस संरक्षण पे है। रामसर सभा जैविक जल प्रदूषण से, ये भी आपका गलत है। ये आर्द्र भूमि संरक्षण से था। रामसर जो है आर्द्र भूमि संरक्षण पे। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे ये राजा राम मोहन राय थे। और ये जो है एकेश्वरवाद यानी एक देववाद पर मत पर आधारित था।
ब्रह्म समाज के संस्थापक जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय, इनको कई नामों से जाना जाता था, जैसे नवजागरण का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा, भारतीय पत्रकारिता का जनक, आधुनिक भारत का पिता। इन सभी उपनाम से संबंधित राजा राम मोहन राय को किया जाता था। तो अब ध्यान रखिएगा ये सब। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धन विधेयक अनुच्छेद बताइए आप। ऑप्शन नंबर ए है 117, बी 110, सी 112 या डी 116। इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी 110। अनुच्छेद 110 में वर्णित है धन विधेयक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा की जो समान शक्तियां हैं वो किस क्षेत्र में है? कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में, या नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान के संशोधन करने के विषय में, या सरकार को हटाने के विषय में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान में संशोधन करने के विषय में राज्यसभा और लोकसभा की जो शक्तियां हैं समान हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थॉमस कप 2022 का उपविजेता कौन बना है? तो इसकी विजेता जो है वो भारत है, और उपविजेता जो है वो इंडोनेशिया। इसका सही आंसर उपविजेता पूछ रहा है तो इंडोनेशिया होगा, और ये जो भारत है ये विजेता है, अपना भारत विजेता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, या शेप आवर फ्यूचर, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, या आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कोसी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर पठार, बी महाभारत श्रेणी, सी गोसाई थान की चोटी, या डी अन्नपूर्णा श्रेणी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोसाई नाथ की चोटी। छोटा नागपुर पठार से दोस्तों फल्गु नदी निकलती है, यहाँ से निकलती है फल्गु। महाभारत श्रेणी से बागमती नदी निकलती है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से निकलती है बागमती। और अन्नपूर्णा श्रेणी से जो निकलती है वो गंडक नदी निकलती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोसाईनाथ की चोटी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा नारायण प्रसाद। वहीं स्वराज पार्टी की अगर स्थापना पूछता किसने किया था तो उसका आंसर होता चित्तरंजन दास। लेकिन पूछ रहा है स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे और बिहार में स्थापित, तो इसका आंसर होगा नारायण प्रसाद। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए ऊंची भू राजस्व दर, बी जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, सी अकाल की छाया, या डी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत टोटल 5 वंश ने शासक किया, जिसमें प्रथम वंश था गुलाम वंश, है ना, पहला जो था वो गुलाम था, दूसरा जो है खिलजी वंश था, ये दूसरा था, तीसरा तुगलक वंश था, उसके बाद चौथा जो है सैयद वंश था, और पांचवा और अंतिम जो है वो लोदी वंश था। वहीं लोदी वंश के अंतिम शासक जो इब्राहिम लोदी हुए उसको हरा के बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे अधिक वर्ष तक तुगलक वंश ने शासन किया था, वहीं सबसे कम जो है खिलजी वंश ने शासन किया था। खिलजी वंश 30 वर्ष तक शासन किए थे,
तुगलक वंश जो है 94 वर्ष तक शासन किया था, इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए काका साहेब कालेलकर, बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम या बी डी शर्मा। इसका सही आंसर होगा काका साहेब कालेलकर। तो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है M हिदायतुल्ला, बी है AS आनंद, सी है AS अहमदी या PN भगवती। इसका सही आंसर होगा PN भगवती। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये नहीं पर ध्यान रखना है दोस्त, ये नहीं पूछ रहा नहीं है। तो भाग 1 में संघ और उस राज्य का राज्य क्षेत्र सही है, भाग 2 में नागरिकता ये भी सही है, भाग 3 में मूल अधिकार ये भी सही है, और एकल नागरिकता जो है भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, वहीं मूल अधिकार USA से लिया गया है, वही 4। तो अब ये तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही नहीं है, ये गलत है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ना कि आपात उपबंध। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे। महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनती है, तो ज्वार और भाटा ये दोनों बनती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को नीला पर्वत उद्यान से के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट। इसका सही आंसर होगा एंथ्रासाइट। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है ये 80 से 95% तक होती है। ये दोस्तों, वहीं अगर बिटुमिनस की बात करें तो बिटुमिनस में 55 से 80%, इसमें 55 से 80%। लिग्नाइट में जो होता है 40 से 55%, लिग्नाइट में 40 से 55%। ध्यान रखिएगा ये जो लिग्नाइट कोयला है इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। वहीं पीट जो है इसमें 40% से कम होता है, 40% से कम कार्बन की मात्रा होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? समदाब रेखाएं, तो देखिए समदाब यानी समान दाब, तो समान दाब किसमें? समान वायुमंडलीय दबाव। समान वायुमंडलीय दबाव जो है ये समदाब रेखाएं को प्रदर्शित करती है। वहीं मानचित्र पर जो है समान वर्षा की रेखा को अगर मिलाया जाए तो उसको समान वर्षा कहते हैं। वहीं मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को अगर मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समान तापमान होता है। उसी प्रकार से समान आर्द्रता यानी समान आर्द्रता को मिलाने वाली रेखा को समान आर्द्रता क्षेत्र कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई दोस्तों अपना पटना में स्थित है। वहीं हैदराबाद में राजीव गांधी हवाई अड्डा स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में BD सावरकर हवाई अड्डा स्थित है, और नागपुर में BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से, इससे पहले दोस्तों आप बताइए कि आप 50 क्वेश्चन में कितने प्रश्न सही किए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? सेल अर्थात कोशिका का दोस्तों, यहाँ पे सेल का मतलब कोशिका है, बैटरी नहीं समझ लीजिएगा। मानव कोशिका का जो है पावर प्लांट किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वहीं कोशिका का आत्महत्या या आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। ठीक है,
वही राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। गोल्जी कोई का काम जो है सेक्रेशन यानी पैकिंग का काम होता है, श्रवण का कार्य होता है गोल्जी कोई का हमारे बॉडी में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य को देखना है अपने को। तो कठोर जल उपयुक्त नहीं है, पीने के लिए उपयुक्त है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यानी ये सही होगा। साबुन से कपड़े धोने के लिए, कठोर जल का साबुन से कपड़े धोने के लिए भी उपयुक्त नहीं है, ये भी सही होगा। बॉयलर्स यानी उबालने में प्रयोग के लिए, तो ये भी सही नहीं है। फसल की सिंचाई के लिए, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन चारों सही है दोस्तों। तो यानी 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये अपना सही होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव के बाल एवं नाखून निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? तो इसका सही आंसर होगा किरेटिन। किरेटिन जो है बाल और नाखून में विद्यमान होते हैं, केराटिन प्रोटीन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। बताइए दोस्तों, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है वायुमंडलीय दाब, बी आर्द्रता, सी उच्च ताप या डी घनत्व। इसका सही आंसर होगा उच्च ताप। और ये जो है पायरोमीटर 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापने के लिए उपयुक्त किया जाता है। पायरोमीटर का 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापता है। वहीं अगर पूछ दे वायुमंडलीय दाब, तो दबाव को मापते हैं हम लोग बैरोमीटर से ना। और आपेक्षिक आर्द्रता पूछ दे तो हाइग्रोमीटर, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। वही आपेक्षिक घनत्व अगर पूछ दे तो हाइड्रोमीटर। हाइग्रो और हाइड्रो तो कंफ्यूजन नहीं होना है, हाइग्रो आ गया यानी आर्द्रता होगा, और वहीं अगर हाइड्रो आया तो घनत्व होगा। यानी आपेक्षिक घनत्व का मापन जो किया जाता है वो हाइड्रोमीटर से किया जाता है, और हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है, और नारंगी इसलिए होता है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो नारंगी रंग को आसानी से पहचाना जा सकता है। ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि? बिल्कुल नहीं। स्थल मंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि? ये भी नहीं। स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित? ये सही है। नाइट्रिकारक बैक्टीरिया का विनाश? बिल्कुल नहीं। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है, इससे कुछ नहीं होता है। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? शोर यानी जो ध्वनि होता है दोस्तों, तो ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं, इसको शॉर्ट रूप से डीबी भी लिखा जाता है। तो 125 डेसिबल, 85 डेसिबल, 110 डेसिबल या 174 डेसिबल। तो दोस्तों जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इसके अनुसार हम लोग देखें तो 85 डेसिबल जो है सहन सीमा के लायक होता है। तो ये इसका आंसर होगा 85 डेसिबल। अच्छा, किसी व्यक्ति को जगाने के लिए जो है हम लोग 40 डेसिबल ध्वनि का 50 डेसिबल ध्वनि का प्रयोग करते हैं। 50 डेसिबल में किसी व्यक्ति को जब हम जगाते हैं तो हमारी आवाज़ जो होती है 50 डेसिबल तक होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। करे जारे में झील की सतह हिमस्थित हो जाती है, किंतु उसके जल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो ये किस कारण से होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी दोस्तों 50 सेंटीमीटर होगा। बनाए जो पावर फोकस जो होता है लेंस का, ये होता है
यानी पावर जो होती है दोस्तों, ये P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। और ध्यान रखिएगा ये जो 2 डायोप्टर है मीटर में दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो आंसर लगेगा, तो इसका आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु नहीं है। स्टील बिल्कुल मिश्र धातु है, और स्टील जो है ये आयरन और कार्बन से मिलकर बना होता है। पीतल जो है तांबा और टिन से मिलकर बना होता है दोस्तों। पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। पीतल तांबा और जस्ता यानी जिंक से, तांबा जस्ता से पीतल बनता है। वहीं कांसा तांबा और टिन से बनता है। ब्रॉन्ज का मतलब कांसा होता है, तो बच गया तांबा। तांबा जो है ये मिश्र धातु नहीं है, ये स्वतंत्र रहते हैं। संयुक्त भी रहते हैं, यानी तांबा से और भी बनता है, जैसे तांबा से देखिए पीतल बनाया जा सकता है, लेकिन ये स्वतंत्र भी होता है, यानी ये मिश्र धातु नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सामान्य लवण, फिटकरी, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण। तो ये जो द्विक लवण है दोस्तों, द्विक लवण, फिटकरी जो होता है ये द्विक लवण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी का 1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में है। देखिए ये दोनों है, बाकी ये दोनों छट गया, तो 1 और 2, और बाकी देखते हैं। सामान्य लवण जो है, सामान्य लवण जो है ये बेरियम क्लोराइड में होता है, यानी 1 का हो गया 2, तो 1 का 2 किस में? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो द्विक लवण जो है बेरियम क्लोराइड में हो गया। अम्लीय लवण जो हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट में हो गया। और क्षारीय लवण जो हो गया ये आपका हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड में। और द्विक लवण फिटकरी में। यानी 2, 3, 4 और 1, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? नील हरित शैवाल तो धान में होता है, इसका सही आंसर होगा धान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लवमान गति यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं, ये आनुवंशिकी का किया है। थॉमस हंट मॉर्गन, वाटसन क्रिक डीएनए का द्वि हेलिक्स खोज किया वाटसन तथा क्रिक, तो इसका सही आंसर होगा बी या सी? बी नहीं, इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, बारबरा मैक्लिटॉक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, इसमें उल्टा होता है दोस्तों। जो दूरदृष्टि वाला है उसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, तो ढूंढते हैं निकट की वस्तु। दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में नहीं, ये गलत है। पास की वस्तु स्पष्ट देखने में, हाँ, पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है दूरदृष्टि वाले व्यक्ति को। और दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में जो कठिनाई होती है, यह निकट दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष को खत्म करने के लिए जो है हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस। आते हैं अगला क्वेश्चन 65। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर जो होता है भूलने की बीमारी होती है दोस्तों, तो भूलने कहाँ? मस्तिष्क होगा, क्योंकि भूलने की बीमारी पेट से तो कोई लेना देना है नहीं, ना आँख से और ना ही कान से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने में होता है सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज ये भी होता है, ग्लूकोज, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है, बिल्कुल होता है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये भी होता है, ये भी असत्य है। देख, असत्य ढूंढना है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ऑक्सीकारक है नहीं, और ये ऑक्सीकारक नहीं होते हैं। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। यानी बोल रहा है कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च घनत्व, ऑप्शन नंबर बी उच्च द्रव्यता, ऑप्शन नंबर सी उच्च संचालन शक्ति, ऑप्शन नंबर डी उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च संचालन शक्ति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है। गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया हुआ है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो ये K1 और K2 दिया हुआ है, तो ये हाफ mv1 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ हाफ mv2 का स्क्वायर। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया हुआ कितना, 4:9। मान लेते हैं इसका m1 द्रव्यमान है, इसका v1 द्रव्यमान है, इसका m2 द्रव्यमान है और v2 द्रव्यमान है, और उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो ये सब कांस्टेंट है, तो ये सब हट जाएगा, यानी v1 का स्क्वायर बटे v2 का स्क्वायर। तो v1 बटे v2 इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो 4/9, तो 4 का अंडर रूट 2 और 9 का अंडर रूट 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ठीक है, समान द्रव्यमान है तो m1 लेना है द्रव्यमान में। ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, तो v1 का स्क्वायर बटे v2 का स्क्वायर बचेगा और k1 बटे k2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में जब गोला माध्य स्थिति से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। तो आपको बताना है कि जब गोला माध्य स्थिति से गुजरता है त्वरण शून्य होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण शून्य होते हैं, बिल्कुल नहीं, गति और त्वरण जो है दोनों अधिकतम होते हैं। सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 देखते हैं ऑप्शन के नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। तो पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा पित्त अम्ल और लाइपेज, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है N2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। पीसा की झुकी हुई मीनारें, पीसा कहाँ है, मिस्र में है। तो पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, बिल्कुल नहीं। वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, नहीं। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, ये भी नहीं। तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। ऑर्थोप्लास्टी तो हड्डी से संबंधित होगा दोस्तों। तो ओपन हार्ट सर्जरी, नहीं। गुर्दा प्रत्यारोपण, ये भी नहीं है। कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधों के विकास के लिए जो आवश्यक तत्व है दोस्तों, वो है पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बच गया सोडियम, यानी सोडियम जो है ये पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब मैथ शुरू हो गया है, तो आप बताइए दोस्तों कि कितना आप लोग का 75 में कितना क्वेश्चन आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाकी जो 15 सेट है तो 14 जो सेट बचा हुआ है उन सभी का भी विश्लेषण लेकर के हम आएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर और पढ़िए मन से।